हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू आवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भूस्खलन को, और ये वॉइस ओवर वीडियोस आपको थोड़ी दिनों तक देखनी पड़ेंगी क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है। बट मुझे लगता है एग्ज़ाम में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो आप लोगों तक कंटेंट पहुंचना ज़रूरी है। तो वॉइस ओवर ही सही, बट मैं आप लोगों तक कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेचुरल डिज़ास्टर में का ही एक टॉपिक है ये भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड क्या होता है उसको जानेंगे। साथ ही में हम लोग इसके जो भी प्रभाव होते हैं, जो उपाय हैं इनसे बचने के, उनको भी जानेंगे। और ये जो वीडियो है वो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। तो भूस्खलन क्या होता है? ये एक नेचुरल डिजास्टर है। हम सभी को पता है कि भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा या घटना है जिसमें भूमि क्षेत्र का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर खिसकना या गिरना। और ये जो लैंडस्लाइड होता है वो ज़्यादातर पहाड़ों, जैसे पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उसमें ज़्यादातर आता है। और बारिश के मौसम में ये जो लैंडस्लाइड है वो ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। पथरीली मिट्टी का बहाव या चट्टान गिरने की जो घटनाएं हैं वो शामिल होती हैं किसमें? भूस्खलन में। भूस्खलन का मतलब है लैंडस्लाइड। ओके, भूस्खलन से जनधन दोनों की हानि होती है। इसकी औसत गति 260 फीट प्रति सेकंड होती है। भूस्खलन जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल, नदियों द्वारा किए जाने वाले कटाव, वनों की कटाई, गलत कृषि प्रणाली आदि कारणों से होता है, जिससे मानव व अन्य सभी जीवों को भारी नुकसान होने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो लैंडस्लाइड के कारण क्या होते हैं, मतलब रीजंस क्या होते हैं इनके, वो भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें आता है कि अक्षय या अपरदन। चट्टानों में खनिज पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है, उन चट्टानों में अक्षय या अपरदन की मात्रा अधिक अपनाई जाती है। चट्टानों में अधिक अक्षय या अपरदन की क्रिया की वजह से उन चट्टानों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है और चट्टानों पर धूप पड़ने पर वह सूखने लगती है और नीचे और खसकने लगती हैं। इसके अलावा अपक्षय या अपरदन से भूमि कच्ची पड़ जाती है और इससे क्या होता है? भूस्खलन की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। जो चट्टान है उसमें भूस्खलन का यह प्रमुख कारण है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारी ग्रेविटी है उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण क्या होता है कि भूस्खलन होने की संभावना रहती है। खड़ी और जो बड़ी चट्टानें हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण इन चट्टानों में भूस्खलन हो जाता है। ठीक है, मतलब जो ऊपर की परतें होती हैं, जो ऊपर की जो चट्टानें हैं ऊंचाई पे हैं, वो खिसक के नीचे की तरफ आ जाती हैं। फिर अगर हम बात करें वनों की कटाई, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मनुष्य जब पेड़ों के साथ में, नेचर के साथ में छेड़छाड़ करता है तो उसी आधार पर जो है वो नेचुरल डिजास्टर आते हैं। वनों के अत्यधिक कटाव भूस्खलन का एक प्रमुख कारण है। वनों के अत्यधिक कटाव से भूमि धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, जिससे उसमें अचानक या धीरे धीरे मिट्टी का कटाव होने लगता है, जिसे भूस्खलन कहा जाता है। वृक्षारोपण भूस्खलन को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है। जिस स्थान पर वनों की संख्या अधिक होगी उस स्थान पर भूस्खलन की संभावनाएं सबसे कम होती हैं। भूकंप की अगर हम बात करें तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो किसी निश्चित क्षेत्र को आंतरिक रूप से प्रभावित कर देता है। यह विवर्तनिक बलों के साथ जुड़ा होता है। भूकंप भूस्खलन का कारण है क्योंकि भूकंप से होने वाले कंपन से भूमि इतनी कमजोर पड़ जाती है कि उसमें कटाव का अपरदन होने लगता है, जिसके कारण विशाल भूस्खलन कहलाता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें निर्माण कार्य, तो मानव अपनी सुविधाओं के लिए प्राकृतिक जो प्रकृति के संसाधन है उनका दोहन करता है, घर बनाने के लिए या फिर रहने के लिए, खाने के लिए या वस्त्रों के लिए। परंतु इन कार्यों से प्रकृति जो है वो अन्य जीवों तथा स्वयं मानव को बहुत ज़्यादा हानि सहनी पड़ती है। मानव अपनी सुविधाओं के लिए कई निर्माण कार्य कर रहा है, जैसे रेल और सड़क का निर्माण, जिसके लिए वह भूमि कटान आवश्यक है। ठीक है, अतः भूमि के कटान से भूमि कच्ची पड़ जाती है, जिस वजह से भूस्खलन की घटना देखने को मिलती है। फिर ज्वालामुखी विस्फोट की बात करें तो ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण उत्पन्न हुए कंपन से जब निकटवर्ती क्षेत्रों में भूमि नीचे की ओर सरकने लगती है या फिर कटने लगती है तो उसको हम क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। जलवायु की बात करें, क्लाइमेट की, तो भूस्खलन होने के कारणों में जलवायु, जिसमें वर्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है। जिन क्षेत्रों में जलवायु अधिक या फिर हम कह सकते हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने से भूमिगत संतृप्ति हो जाती है, जिससे भूमि में अतिरिक्त जल की मात्रा पाई जाने के कारण वह कमजोर पड़ जाती है। अतः अत्यधिक व भारी वर्षा भी भूस्खलन का कारण होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अन्य मानवीय हस्तक्षेप भूस्खलन का कारण मानव की क्रियाओं जैसे खनन, उत्खनन एवं तकनीकों का उपयोग आदि के द्वारा होता है। मानवीय हस्तक्षेप में वनों की कटाई, समाशोधन, सड़कों का निर्माण, भूमि परिवर्तन, जलाशयों या बांधों का निर्माण आदि भूस्खलन के कारण है।
भूस्खलन का रोकथाम के उपाय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वृक्षारोपण करना एवं वनों की अत्यधिक कटाई पर रोक लगाना। हमेशा अगर हमें कोई बचा सकते हैं, हमारे मतलब बॉडीगार्ड की तरह वर्क करते हैं, तो वो पेड़ पौधे ही हैं। हमारा अगर प्रोटेक्शन कोई सबसे अच्छा कर सकता है, मतलब जो भी नेचुरल डिजास्टर है उनको कम करने में पेड़ पौधे ही हमारी हेल्प कर सकते हैं। भूमि के उपयोग के नियमों को मजबूत करके भूमि को कमजोर होने से रोकना है। ठीक है, जो भी हम लगातार खानों की खुदाई कर रहे हैं अंदर जाके, जो कई सारी मशीनों का यूज किया जाता है, जिससे कि क्या है, पृथ्वी की जो सतह है वो कमजोर हो जाती है, जिस वजह से क्या है, जो भूस्खलन है वो आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात है कि जल निकासी नियंत्रण के उपायों को अपनाना, भूमि महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना और लोगों को शिक्षा प्रदान करना। हमें लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को चीजों के बारे में पता ही नहीं होता है, इस वजह से वो लगातार उन चीजों को करते रहते हैं, और जिससे कि हमारा जो एनवायरमेंट है उसको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है। तीव्र ढालों की अपेक्षा समतल भूमि में कृषि करना। तो फिर है स्थानांतरित कृषि की अपेक्षा स्थायी और सीढ़ीनुमा कृषि प्रणाली को अपना। उसके बाद अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी व भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना और खनन व उत्खनन क्रिया ना करना। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। जो लोग पॉजिटिव अपना फीडबैक देते हैं, नेगेटिव देते हैं, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे सच में इस चीज़ को देख के दुख होता है कि अगर कोई व्यक्ति कमेंट कर रहा है और इस तरीके का, मुझे ये इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि उन्होंने लिखा है कि समय बर्बाद किया है, मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि उन्होंने लिखा है कि यूपी में बिना लिखे भी लोग पास हो जाते हैं। तो ये कहाँ से चला है, कैसे चला है, मुझे नहीं पता, बट आपका क्या फ़र्ज़ है एज अ टीचर होने के नाते, आप एक शिक्षक हैं। अगर आप पहले से फील नहीं करेंगे कि आप एक टीचर हैं, तो आप कैसे परफॉर्म कर पाएंगे बच्चों के सामने, आप एक अच्छे शिक्षक कैसे बन पाएंगे। तो यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, आपके नंबर में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वीडियोज़ मैंने पहले भी बनाई हुई हैं, अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा ये मोटिव कभी नहीं रहा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपको लगता है मैं कह रही हूँ तो आप अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बस आप लोगों तक कंटेंट पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ है, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।